कक्षा 7वीं सामान्य विज्ञान लेसन नंबर 4 सजीवों में पोषण। बच्चों, आज हमको इस वीडियो के पार्ट 3 में प्राणियों में पोषण को समझना है। प्राणियों में पोषण किस प्रकार से होता है ना। प्राणियों में अलग अलग प्रकार के कौन कौन से पोषण होते हैं, इन सभी की जानकारी अब हम यहाँ पर प्राप्त करेंगे। प्राणियों में पोषण, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। प्राणियों में पोषण की संकल्पना के अंतर्गत शरीर के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकता, अन्न ग्रहण की पद्धति और शरीर में होने वाले उसके उपयोग, इन सभी बातों का समावेश होता है। जैसे यदि एक उदाहरण लूँ तो हम जो भोजन ग्रहण करते हैं उसे उसी रूप में वो हमारे रक्त में मिश्रित नहीं होता। हमारे द्वारा ग्रहण किया हुआ भोजन, यह इसके महीन कण बनते हैं और यह महीन कण धीरे धीरे रक्त में घुलनशील होते हैं। रक्त द्वारा ये शरीर के सभी भागों तक पहुंचाया जाता है। उसके बाद इसका शरीर के विविध कार्यों के लिए उपयोग किया जाता है और अंततः जो बचा हुआ या वेस्टेज जो पदार्थ है, जो अपचित है, उन्हें शरीर के बाहर निकाल दिया जाता है। तो इस प्रकार ये पूरी प्रक्रिया, इसे पोषण कहते हैं। अर्थात पोषण के विविध सोपान होते हैं। यदि हम इन सोपानों को सजीव के अनुसार देखें तो पोषण के जो सोपान हैं वो आते हैं अन्न ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण और उत्सर्जन। अब इनको यदि हम एक एक करके देखें तो अन्न ग्रहण, इसका अर्थ जिसे इंग्लिश में इंजेशन कहा जाता है, शरीर द्वारा भोजन ग्रहण करना। विविध प्रकार के सजीव, विविध प्रकार के प्राणी अलग अलग तरह से भोजन शरीर में ग्रहण करते हैं। कुछ खाकर ग्रहण करते हैं, कुछ चबाकर, कुछ चूस कर, तो कुछ जुगाली करके। इस प्रकार अनेक अलग अलग प्रकार के प्राणी अलग अलग तरह से भोजन ग्रहण करते हैं। इसे कहा जाता है इंजेशन। दूसरा आता है पाचन, जिसे डाइजेशन कहा जाता है। भोजन का रूपांतरण घुलनशील पदार्थों में होने की प्रक्रिया को अन्न का पाचन कहते हैं। मतलब जब भोजन हम ग्रहण करते हैं तो इसके हमारे शरीर में जो महीन कण में रूपांतरण होता है वो हो गया डाइजेशन। डाइजेशन के बाद आता है अवशोषण, जिसे एब्सॉर्प्शन कहा जाता है। जब हमारे शरीर में खाया हुआ भोजन जब डाइजेस्ट हो जाता है, मतलब जब ये बारीक कण इसके बन जाते हैं, तो इन घुलनशील पदार्थ, इनमें से जो उपयोगी घुलनशील पदार्थ है वो हमारे रक्त में अवशोषित हो जाते हैं। इस प्रक्रिया को कहा जाता है अवशोषण। मतलब हमारे द्वारा ग्रहण किया हुआ भोजन, ये बारीक इसके सूक्ष्म कण बन गए और ये सभी सूक्ष्म कण हमारे भोजन के जो जितने भी अलग अलग जीवन सत्व है, प्रोटीन, विटामिन, न्यूट्रिएंट्स, या अलग अलग प्रकार के जो जितने भी पोषक तत्व है, ये सभी पोषक तत्व जब हमारे शरीर के रक्त में घुल जाते हैं उसे अवशोषण कहा जाता है। उसके बाद आता है स्वांगीकरण, जिसे इंग्लिश में एजिमिलेशन कहा जाता है। इसका अर्थ होता है कि जो ये सभी पोषक तत्व शरीर के रक्त में जो घुलनशील हो गए हैं, ये शरीर के विविध कोशिकाएं और ऊतकों तक ये रक्त के माध्यम से पहुंचाए जाते हैं, जिससे इनमें ऊर्जा की निर्मित होती है। तो इस प्रक्रिया को बोला जाता है स्वांगीकरण। और सबसे आखिरी में आता है उत्सर्जन, जिसे इग्निशन कहा जाता है। इसमें अपचित, मतलब जो भोजन अपचित है या अवशोषित अन्न पदार्थों को शरीर के बाहर निकालने की ये प्रक्रिया होती है। तो इस प्रकार बच्चों, भोजन के पोषण के जो सोपान है उसमें सबसे पहला अन्न ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण और उत्सर्जन, इन 5 प्रक्रियाओं के पूरे होने पर सजीवों में पोषण होता है, ऐसा कहा जाता है। प्राणियों में जो पोषण होता है या एनिमल्स में जिस प्रकार का न्यूट्रिशन होता है वो 3 प्रकार है। जैसे वनस्पतियों में हम लोगों ने अलग अलग प्रकार के 5 प्रकार देखे थे, है ना। प्राणियों में हम लोगों को सिर्फ 3 प्रकार से पोषण पाया जाता है। सबसे पहला आता है प्राणी समभोजी पोषण, जिसे होलोजोइक न्यूट्रिशन कहा जाता है। अब ये जब हम प्राणियों की बात करेंगे तो प्राणी 2 प्रकार से आएंगे। एक तो एक कोशीय प्राणी और दूसरा आएगा बहुकोशीय प्राणी। हम दोनों ही प्रकार के प्राणियों में समभोजी पोषण किस प्रकार से होता है वो अब समझेंगे। प्राणी समभोजी पोषण अब हम पहले एक कोशीय प्राणी में देखेंगे और बाद में बहुकोशीय प्राणी में देखेंगे। बच्चों, आप लोगों को कोशिका के अनुसार प्राणियों का वर्गीकरण पता है। हम लोगों ने कक्षा 6वीं में भी सीखा था कि प्राणी जो है वो एक तो एक कोशीय होते हैं या बहुकोशीय। एक कोशीय मतलब जो एक ही कोशिका होती है, वही उनका शरीर होता है और वही कोशिका में उनके शरीर के बाकी सब कार्य भी होते हैं। उसे एक कोशीय प्राणी कहते हैं। जैसे उदाहरण अमीबा, है ना। अमीबा के हाथ, मुंह जैसे अंग नहीं होते। ये एक कोशीय सजीव है। ये अपने शरीर अर्थात कोशिका के किसी भी पृष्ठभाग द्वारा भोजन ग्रहण करता है। वह भोजन के कण को, जहाँ पर अमीबा को भोजन दिखाई देता है, वो उसके चारों तरफ से उसे अपने शरीर से घेर लेता है और धीरे धीरे उसको अपने शरीर के अंदर समाविष्ट कर देता है। इस भोजन के जितने भी पोषक तत्व है वो अपने शरीर में ग्रहण करता है और जो बचा हुआ
जो भी अपचित भाग है उसे वहीं छोड़कर आगे संचरण करके सरक जाता है। तो इस प्रकार का जो पोषण है उसे प्राणी समभोजी पोषण कहते हैं। तो जो एक कोशीय प्राणी होते हैं जैसे अमीबा, यूग्लिना, पैरामेशियम, है ना, तो इन सभी प्राणियों में इसी प्रकार का पोषण होता है। अब बात करेंगे यही पर बहुकोशीय प्राणी रहते हैं, उनके लिए जैसे हमारे शरीर में जैसे हमारे लिए मुंह है, वैसे सभी प्राणियों में उनके पास में मुंह द्वारा वो अपना भोजन ग्रहण करते हैं। जैसे कीटकों में भोजन ग्रहण करने के लिए मुखावयव होता है ना। तितली नली जैसे सूंड का उपयोग करके भोजन ग्रहण करती है। कीटक जबड़े का उपयोग करके भोजन ग्रहण करते हैं। मच्छर, खटमल ये अपने चूसने से अपने मुख के द्वारा ही ये चुभ कर या काट कर नली जैसे मुखावयव से भोजन ग्रहण करते हैं। तो इस प्रकार बहुकोशीय प्राणियों में भोजन ग्रहण करने के विविध पद्धतियां पाई जाती है। कुछ चूस कर, तो कुछ कुरेद कर, कुछ काट कर, तो कुछ चबाकर भोजन अपने मुंह द्वारा ग्रहण करते हैं। तो इस प्रकार बहुकोशीय प्राणियों में विविध प्रकार के भोजन अपने मुंह द्वारा ही वो ग्रहण करते हैं। बहुकोशीय प्राणी जो भोजन ग्रहण करते हैं उसके अनुसार उनमें कई प्रकार के वर्गीकरण पाया जा सकता है। जैसे शाकाहारी प्राणी, जिसे हर्बीवोरस बोला जाता है। शाकाहारी प्राणी ये प्रत्यक्ष रूप से भोजन के रूप में वनस्पतियों को ग्रहण करते हैं। जैसे वनस्पतियों को खाने वाले, घास खाने वाले, बीज खाने वाले, फल खाने वाले जो भी प्राणी आएंगे वो शाकाहारी प्राणी कहलाए जाएंगे। मुख्य रूप से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वनस्पति पर ही निर्भर होते हैं, उसे शाकाहारी प्राणी कहते हैं। इसके उदाहरण हिरन, बकरी, है ना, गाय, ये सब शाकाहारी प्राणी हैं। दूसरा आता है मांसाहारी प्राणी, जिसे कार्निवोरस बोला जाता है। कार्निवोरस प्राणी ये ऐसे प्राणी होते हैं जो वनस्पतियों पर निर्भर नहीं होते, बल्कि ये ऐसे प्राणी हैं जो शाकाहारी प्राणियों को खाकर अपना भोजन ग्रहण करते हैं। मतलब ये अपने भोजन के लिए किसी और प्राणियों पर निर्भर होते हैं। जैसे शेर, वो सिर्फ दूसरे प्राणियों का भक्षण करके अपना भोजन ग्रहण करता है। तो कुछ ऐसे प्राणी हैं जो अपने प्राणियों के लिए जो अपने भोजन के लिए दूसरे प्राणियों पर निर्भर है, उन्हें मांसाहारी प्राणी कहा जाता है। अब कुछ ऐसे प्राणी हैं जो किसी अन्य प्राणी को नहीं बल्कि कीटकों का भक्षण करते हैं। तो कीटकों का भक्षण करने वाले प्राणी भी मांसाहारी प्राणी में ही कहलाए जाएंगे। जैसे एंट ईटर, ये साउथ अफ्रीका में एक रहने वाला एक भालू है ना। ये भी एंट ईटर, ये क्योंकि कीटकों को खाता है इसलिए इसको भी हम मांसाहारी प्राणी ही कहेंगे। उसके बाद आते हैं बच्चों सर्वभक्षी प्राणी, मतलब ओमनिवायरस। जैसे कुछ ऐसे प्राणी हैं जो वनस्पति के ऊपर भी निर्भर है और प्राणियों के ऊपर भी निर्भर है। जैसे बंदर, चिंपांजी, मानव, है ना, ये वनस्पतियां भी खाते हैं और प्राणियों को भी खाते हैं। तो ये दोनों भी प्रकार के भक्षण करते हैं, इसलिए इसे ओमनिवायरस कहा जाएगा। वैसे बच्चों हमारे आसपास कुछ ऐसे भी प्राणी हैं जो भोजन ग्रहण के साथ पर्यावरण स्वच्छता और पर्यावरण के संवर्धन का भी कार्य करते हैं, इसलिए इन्हें स्कैवेंजर्स और डीकम्पोजर्स के नाम से जाना जाता है। अर्थात सफाईकर्ता प्राणी और विघटक, इस प्रकार के प्राणियों को ऐसा कहा जाता है। अब ये कौन कौन से हैं? जैसे सफाईकर्ता प्राणी स्कैवेंजर्स एक तरह से पर्यावरण के लिए संवर्धन का भी कार्य करते हैं, क्योंकि ये जो मृत प्राणी हैं उनके शरीर से भोजन प्राप्त करते हैं। मतलब जो सजीव या जो प्राणी मर चुके हैं ऐसे प्राणियों के शरीर से ये भोजन प्राप्त करते हैं। जैसे लकड़बग्घा, गिद्ध, कौवा, है ना, ये मरे हुए प्राणियों को खाते हैं, उनका भक्षण करते हैं, इसलिए इन्हें सफाईकर्ता प्राणी कहते हैं, क्योंकि ये एक तरह से पर्यावरण का संवर्धन कर रहे हैं। इसके बाद आता है विघटक, जिसको डीकम्पोजर्स कहा जाता है। तो कुछ ऐसे सूक्ष्म जीव है जो मृत प्राणियों के शरीर के अवशेषों से भोजन का ग्रहण करते हैं। मतलब यहाँ पर ये मृत प्राणियों के शरीर को ग्रहण नहीं कर रहे, उनके जो अवशेष है उसको पूरी तरह से उसका डिकम्पोज कर रहे हैं, मतलब उसके शरीर का विघटन करके अपने अन्न का प्राप्त करते हैं। इस प्रकार से ये प्राणी प्राकृतिक पदार्थों के विघटन की प्रक्रिया को सूक्ष्मजीवों का पोषण होता है। तो इस प्रकार ये होते हैं विघटक। तो बच्चों इस प्रकार स्कैवेंजर्स एंड डीकम्पोजर्स मतलब सफाईकर्ता प्राणी और विघटक प्राणी, ये भी भोजन के अनुसार सजीवों के प्रकार में आते हैं। तो बच्चों यहाँ पर यह हो गया प्राणियों के समभोजी पोषण के बारे में। तो ये पूरा हो गया प्राणी समभोजी पोषण, जो एक कोशीय प्राणी और बहुकोशीय प्राणी में किस प्रकार से होता है वो हमने समझ लिया। अब बच्चों इसके बाद प्राणियों में पोषण का जो दूसरा प्रकार है वो आता है मृतोपजीवी पोषण, जिसको सैप्रोजोइक न्यूट्रिशन कहा जाता है। अब ये सैप्रोजोइक न्यूट्रिशन क्या है? कुछ कीटक, एक कोशीय सूक्ष्मजीव,
मृत शरीर से या उसके आसपास के रूप द्रव्य सेंद्रीय पदार्थों का अवशोषण कर अपने अन्न के रूप में उसका उपयोग करते हैं। इसे मृतोपजीवी पोषण कहते हैं। जैसे मकड़ी, चींटी, मक्खी, ये मृतोपजीवी पोषण करते हैं। ठीक है। वैसे ही जो प्राणियों में पोषण का जो अंतिम प्रकार आता है वो आता है परपोषी पोषण, पैरासिटिक न्यूट्रिशन। बच्चों, पैरासिटिक न्यूट्रिशन दो प्रकार से पाया जाता है। पहले हम लोग ये समझेंगे कि पैरासिटिक न्यूट्रिशन होता क्या है। कुछ ऐसे सजीव है जो अपने भोजन के लिए अन्य सजीवों पर पूरी तरह से निर्भर होते हैं। जैसे हम लोगों ने ये वनस्पतियों में भी देखा था, वैसे ही यहाँ पर प्राणियों में भी। जैसे आप लोगों ने बच्चों अपने घर में कुत्ता या भैंस, गाय इत्यादि जैसे जब आप लोगों ने सजीव देखे होंगे तो इनके पीठ पर कई बार ऐसे छोटे छोटे से जूं, खटमल, किलनी जैसे छोटे छोटे से कीटक तुम लोगों ने देखे होंगे। ये गोंद के समान उनके शरीर पर ही रहते हैं। ये इनके शरीर से पोषक तत्वों को ग्रहण कर स्वयं का पोषण करते हैं, है ना। तो कुछ प्राणी भोजन के लिए अन्य सजीवों पर निर्भर होते हैं। वे अपना भोजन प्राप्त करते हैं। इसे ही प्राणियों का परजीवी पोषण कहते हैं। अन्य प्राणियों के शरीर के पृष्ठभाग पर रहकर उनके रक्त अवशोषित करना तथा उस रक्त द्वारा भोजन की प्राप्ति करने की पद्धति को बाह्य परजीवी पोषण कहते हैं। जैसे जूं और खटमल करते हैं, ये बाह्य परजीवी पोषण है। ये शरीर के बाहर से रहकर अपना पोषण करते हैं, इसलिए इसे एक्टोपैरासिटिक न्यूट्रिशन कहा जाता है, बाह्य परजीवी पोषण। वैसे ही बच्चों एंडोपैरासिटिक न्यूट्रिशन भी आया, मतलब अंतः परजीवी पोषण भी आते हैं। जैसे पट्टकृमि, गोलकृमि या कृमि हमारे शरीर के अंदर रहकर, हमारे शरीर के ये अंदर रहते हैं और अंदर से प्रत्यक्ष रूप से भोजन का अवशोषण करते हैं। इसे अंतः परजीवी पोषण कहते हैं। ये प्राणी अंतः परजीवी पोषण प्राणी के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो आपको समझ में आया फिर परजीवी पोषण किसे कहते हैं। मतलब कुछ ऐसे प्राणी हैं जो अपने पोषण के लिए पूर्णतः दूसरे प्राणियों पर निर्भर है। अब ये दो प्रकार से, एक तो बाह्य परजीवी और एक अंतः परजीवी। या तो शरीर के बाहर से रहकर भी पोषण ग्रहण करते हैं या शरीर के अंदर रहकर पोषण ग्रहण करते हैं। तो इस प्रकार प्राणियों में पोषण के तीन प्रकार है। एक तो सबसे पहला हमने देखे प्राणी समभोजी प्राणी, इसमें हम लोगों ने एक कोशीय प्राणी, बहुकोशीय प्राणी में विविध प्रकार देखे, जैसे शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वभक्षी, है ना, सफाई करता प्राणी और विघटक। वैसे ही पोषण का दूसरा प्रकार, प्राणियों में पोषण का दूसरा प्रकार कौन सा था, मृतोपजीवी पोषण, सैप्रोजोइक न्यूट्रिशन, जिसमें ऐसे प्राणी देखे जो मृत शरीर के आसपास के रूप द्रव्य इनका अवशोषण करके अपना भोजन ग्रहण करते हैं, जैसे मकड़ी, चींटी, मक्खी। और तीसरा और अंतिम प्रकार देखे हमने परजीवी पोषण, जिसे पैरासिटिक न्यूट्रिशन कहा जाता है। पैरासिटिक न्यूट्रिशन के हम लोगों ने दो प्रकार देखे, एक तो बाह्य परजीवी पोषण, है ना, शरीर के बाहर से ये जिन प्राणियों के ऊपर ये लगे रहते हैं उनके रक्त का अवशोषण कर अपना पोषण करते हैं, या किसी प्राणी के शरीर के अंदर जाकर ये अपना पोषण ग्रहण करते हैं। तो इस प्रकार से बाह्य परजीवी या अंतः परजीवी पोषण, इस प्रकार के दो प्रकार के परजीवी पोषण कहलाए जाते हैं। तो बच्चों यहाँ पर ये जो पूरा लेसन है ये यहाँ पर ख़त्म होता है।